हराम खोर बदकार, शर्म नहीं आई मुंह काला करके? चाची ने मुझे बालों से पकड़कर कहा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चाची, मुझसे कसम ले लें। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाची ने रात को माली के बेटे को मेरे कमरे में भेज दिया और सुबह मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा रिश्ता अमीर घराने में तय हुआ था। चाची वहाँ अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। फिर वही हुआ, उसी लड़के से फूफो की बेटी की शादी हो गई। चाची ने मेरी शादी गरीब माली के बेटे से कर दी, मगर शादी की रात मेरे होश उड़ गए। वो शख्स तो बहुत बड़ा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जल्दी से उठ बैठी थी। घर के अंदर कैसे घुसे और मेरे कमरे में किसने आने दिया तुम्हें? मैं दहशत ज़दा होकर सामने मौजूद शख्स से सवाल पूछ रही थी, जबकि वो गहरी नज़र से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। जबकि मैं हैरत ज़दा सी रह गई इसकी ये बात सुनकर। मैंने जल्दी से इसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। अगर चची ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही इतनी मुश्किल है, तुम क्यों इसे और मुश्किल बनाने पर तुले हुए हो? ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना तुम मुझे जानते हो। फिर मेरे कमरे में तुम्हारे होने का क्या मतलब है? मैं जल्दी जल्दी सवाल भी पूछ रही थी और इसके साथ साथ इसे अपने कमरे से जाने के लिए भी कह रही थी। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ न कुछ बुरा होने वाला था, जिसका अंदाजा मुझे कई दिनों से हो रहा था, मगर वो बुरा इस किस्म का होगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये शख्स जाने कौन था और इस वक्त मेरे कमरे में कैसे मौजूद था। कुछ खबर नहीं हुई थी कि रात को कब मेरे कमरे में आया था। कहीं इसने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। दिल में ख्याल आया तो एकदम ही सहम सी गई और जल्दी से दुपट्टे को अपने गिर्द मजीद लपेट लिया, जबकि वो अभी तक ढीठ बना हुआ खड़ा था और गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता जा रहा था। इतने में दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और चची की आवाज आई, महारानी, ए महारानी, क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही है जो मेरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही? नाश्ता क्या तेरा बाप कब्र से उठकर बनाएगा, या तेरी माँ जो शादी करके दफा हुई और फिर पलटकर तेरी खबर नहीं ली, वो आकर नाश्ता बनाएगी? बता। चची की बातें सुनकर मैं शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ गई और साथ ही दिल में यह खौफ हुआ कि कहीं चाची अंदर ही ना आ जाए। मैं इसके सामने फिर से हाथ जोड़ने लगी और इसे छुपने का कहा, मगर इस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद धाड़ से दरवाजा खुला तो चची अंदर दाखिल हो गई और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे सामने कमरे में एक मर्द को देखकर चची का मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और दोनों हाथों से मारना शुरू कर दिया। बेहया, बदकिरदार, बचपन से ही कहती थी कि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारे चचा को ये हर वक्त तुम्हारी हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता था। अरे कमबख्त कलमोई, अपने चचा की इज्जत का कुछ ख्याल कर लेती। अपने आशिक को घर बुला लिया, वो भी कमरे में। शर्म नहीं आई तुझे? चाची मुझे दोनों हाथों से मार रही थी और इसके साथ साथ जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी। मैंने चची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, चची, मैं इसे नहीं जानती, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे नहीं बुलाया, मैं कसम खाती हूँ। मगर चची ने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं थी। कहने लगी, बता कब से इसके साथ मुंह काला कर रही है और कितनी रातें इसके साथ रंगीन कर चुकी है। मैं तेरी जान ले लूंगी। बुलाओ इसके चाचा को, अभी इसके करतूत बताती हूँ, बल्कि साथ में सबूत भी देती हूँ। अब मैं इसे इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गई इसकी मनमानी। अरे इसको यहाँ रखकर मैंने अपनी बेटियां थोड़ी खराब करनी है। मेरे कमरे में होने वाले शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मेरी चची की बेटियां महविश और तानिया भी वहां आकर खड़ी हो गईं और मुस्कुराते हुए मेरा तमाशा देख रही थीं, जबकि मैं बार बार अपनी सफाइयां दे रही थी। बार बार चची को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस शख्स को नहीं जानती, और मैं वाकई नहीं जानती थी। न जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, मगर आकर मेरी जिंदगी अजाब कर गया था।
देखने में तो शरीफ घर का लगता था, मगर इसने जो हरकत की थी वो इस कदर बुरी थी कि इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तानिया जल्दी से चचा जान को फोन करने के लिए भागी तो मैं जल्दी से इसके सामने आ गई। नहीं तानिया, प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, चचा जान को कुछ मत बताना। मैं इसे नहीं जानती, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात का यकीन तो करो। पहले मैंने चची के पांव पकड़े हुए थे और अब मैं तानिया के पांव में ही बैठ गई थी। मुझे शदीद अजियत महसूस हो रही थी। इस घर में एक चचा तो थे जो थोड़ी बहुत हमदर्दी कर लिया करते थे, मुझसे मोहब्बत भी करते थे, मगर बीवी से डरते थे, इसलिए ज्यादा प्यार नहीं जता पाते थे, मगर फिर भी मेरा ख्याल रखते थे। और अब वो चचा जान का ज़हन खराब करें, ये मुझे कहाँ बर्दाश्त था। जिंदगी में एक ही तो रिश्ता था जो अपनायत से भरा था, और अब वो भी दूर होने वाला था। ये सब सोच कर ही मुझे अजियत महसूस हो रही थी कि अब चचा जान भी मेरी बात का एतबार नहीं करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। इसलिए मैं तानिया के भी कदमों में बैठ गई थी। तानिया ने मेरी बात की जरा परवाह नहीं की, मुझे एक ठोकर मार कर परे किया और बाहर चली गई। जाकर चचा जान को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद चचा जान भी आ चुके थे, जबकि मेरा दिल कर रहा था जमीन फटे और मैं इसमें सिमट जाऊं। चाची ने बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें करना शुरू कर दी। कहने लगी, मैं तुम्हें शुरू दिन से ही कहती थी कि तुम्हारी भतीजी बदकिरदार है, इसे अपने घर में ना रखो, हमारी बेटियों को भी खराब कर देगी, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज नतीजा देख लो, मैंने इसे रंगे हाथों इस जवान के साथ पकड़ा है। इसकी बाहों में थी ना, न जाने रात भर क्या क्या होता रहा है। आज तो महारानी टाइम पर नहीं उठ सकी, तो मैं इसे बुलाने के लिए उठी और ये पकड़ी गई, वरना इसे पहले न जाने कितनी ही बार बुलाकर हमारे सर में खाक डाल चुकी है और हमें खबर तक नहीं हुई। सुनिए जी, अब मैं इसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी के अभी इसे घर से निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची उस वक्त अपनी नफरत की इंतहा को पहुंची हुई थी, जबकि मैं सुन ज़हन के साथ खड़ी हुई थी। चाचा जान ने चची की बात सुनकर बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और फौरन मेरे पास आकर कहने लगे, मेहराब, बताओ, क्या ये बात सच है? सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हारी चची जो कह रही हैं वो झूठ है। ये लड़का तुम्हारे कमरे में नहीं था। इसके बाद इन सब से मैं हिसाब लूंगा। मेरी भतीजी इतनी गिरी हुई हरगिज नहीं है। मैं जानता हूँ वो मेरी इज्जत का अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखती है। बोल दो कि ये लड़का तुम्हारे कमरे में नहीं था, तुम्हारी चची ने इसे बुलाया है। देखना, मैं अभी के अभी इसे घर से भी निकाल दूंगा। चाचा की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं सच्ची होने के बावजूद झूठी हो गई थी। मैं कहने लगी, चाचा जान, ये शख्स मेरे ही कमरे में था, मगर अभी मेरी बात मुंह में ही थी जब चचा जान ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और मैं चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। चचा जान कहने लगे, अपनी बेटियों से बढ़कर मैंने तुम पर एतबार किया, मगर तुमने मेरे एतबार को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मेहराब। चचा जान की इस बात ने जैसे मुझे अंदर से तोड़ दिया। चाचा जान मेरा तब सहारा बने थे जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, बाबा मुझे चाची के पास छोड़कर काम पर चले जाते और रात को वापस आते। दिन भर चची मुझ पर जुल्म करती रहती थी। तभी एक दिन चाचा ने देख लिया और चची को खूब मारा। चाचा से मार खाने के बाद चची कभी भी मुझ पर चाचा के सामने जुल्म नहीं करती थी। और फिर थोड़े अरसे बाद मेरे बाबा की भी वफात हो गई, तो मैं दुनिया में अकेली रह गई। एक चचा जान ही तो थे जो मेरा ख्याल रखते थे, मेरे लिए कपड़े लाते, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और कहते थे कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ऐसे चचा को मैं कैसे खुद से नजरें मोड़ते नफरत करते हुए देख सकती थी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी। दुख जैसे मेरे पूरे दिल में भर गया था। मैं एकदम चचा जान के कदमों में गिर गई और कहने लगी, चचा जान, मुझे इस घर से ना निकालें, मैं आपकी भतीजी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? तभी चाचा कहने लगे, तुम्हें मैं ऐसे ही हरगिज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसी शख्स के साथ तुम्हारा निकाह करूंगा जिसके साथ तुमने मुंह काला किया है। हद है, तुम्हें चक्कर चलाने के लिए भी हमारे मालिक का बेटा ही मिला था।
चाचा की बात सुनकर मैं चौंक गई। हमारे माली का बेटा तो बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था। इसने मेरे साथ ये सब किया था। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया? दिल में सवालात जन्म लेने लगे। क्या दोस्ती में इस तरह किया जाता है कि दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया जाए? थोड़ी देर बाद ही काजी और चंद गवाह आए थे और सादगी से मेरे निकाह की रस्म अदा कर दी गई। चाचा जान ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे शौहर रिजवान के हाथ में दिया और कहने लगे, इसे लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ और जिंदगी भर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम लोगों को मैं कभी भी अपने घर के आसपास भी ना देखूं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ नजर आए, मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। चाचा की बात सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई थी। ये इस शख्स ने क्या कर दिया था? मुझे हमेशा के लिए चाचा की नजरों में गिरा दिया था। मैं इसे हरगिज भी माफ करने वाली नहीं थी और अब तो इसकी बीवी बन गई और इसके घर जा रही थी। मैंने सोच लिया था इससे हर एक चीज का बदला लूंगी। इसने जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाई थी, इससे दुगनी तकलीफ इसे ना पहुंचाई तो मेरा नाम मेहराब नहीं। मैं सादा मिजाज की थी, हर एक से मोहब्बत करने वाली, नरम सी, मेहरबान सी थी। मगर इस शख्स ने मेरे किरदार पर धब्बा लगाकर मेरी सारी मेहरबानी और नरमी छीन ली थी। अब मैं गुस्से से भरी हुई एक लड़की बन गई थी जिसकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ अपना इंतकाम लेना रह गया था। मैं इसी शख्स के साथ रुखसत हुई और वो मुझे बिठाकर एक तरफ ले गया और फिर एक सड़क पर रिक्शा रुकवा कर मुझे बाहर आने के लिए कहा। इसने मेरा हाथ अभी तक थामा हुआ था और मैंने भी इसे अपना हाथ नहीं छुड़ाया था। कोई बात नहीं, जितनी देर इसे मेरा हाथ थाम कर खुश होना था हो जाता। इसके बाद तो मैंने इसे तबाह करने का पूरा इरादा ही बना रखा था। एक बड़ी सी गाड़ी आई और हमारे सामने रुक गई। मैंने एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा। वो हुलिये से तो इतना अमीर हरगिज नहीं लग रहा था। इसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो मैं चुपचाप इसके साथ बैठ गई। गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकी। मुझे हैरत तो बहुत हो रही थी मगर अपने गम में मैंने इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसने मुझे एक कमरे में पहुंचाया और खुद बाहर चला गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने खूबसूरत सा डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हमारी शादी जिन हालात में हुई है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे कबूल करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दो। मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज की वजाहत करूंगा। इसने डब्बा मेरे हाथ में दे दिया था। मैंने डब्बा खोला। इसमें खूबसूरत सोने का सेट जगमगा रहा था जो बेहद कीमती लग रहा था। मुझे और भी ज्यादा हैरत हुई थी। वो एक माली का बेटा था और माली बाबा काफी गरीब हुआ करते थे। फिर रिजवान ये सब कैसे कर रहा था? इतनी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और अब ये महंगा तोहफा। मैं अपनी जबान को काबू में न रख सकी और कहने लगी, तुमने मुझे बदकिरदार बना दिया और सबकी नजरों में भी गिराकर निकाह करके अपने साथ ले आए। अब बताओ, तुम तो माली बाबा के बेटे हो ना, फिर तुम्हारे पास ये सब चीजें कैसे हैं? तभी वो कहने लगा, तुम्हें याद है मेहराब, मैं तुम्हें बचपन में कितना हंसाया करता था, तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही दिल में तुम्हारे लिए कुछ अलग सा महसूस होता था। हमेशा तुम्हारी फिक्र होती थी। जब तुम्हारी चाची तुम्हें मारती थी तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो दिन याद है जब मुझे पढ़ने के लिए अपनी फुप्पो के पास दूसरे शहर जाना था और तुम मेरे पास बैठकर खूब रोई थी। तुम नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी कि मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है और फिर एक दिन मुझे तुम्हें हासिल करना है। फिर मैंने खूब मेहनत की, पढ़ लिख कर मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया और जिस दिन मैं माली बाबा से मिलने के लिए गया वहां पर तुम्हारे हालात देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे पता चला तुम्हारे लिए आने वाला हर अच्छा रिश्ता चाची जान रद्द कर देती हैं। फिर मेरे जहन में एक मंसूबा आया। मैं इनके सामने गया, मगर गरीब और लाचार बनकर, जो सिर्फ इनके माली का बेटा था, जिसकी इनफरादी हैसियत कोई नहीं थी। उन्होंने मुझे कबूल कर लिया और तुम्हारे कमरे में जाकर रात गुजारने के पैसे दिए थे। तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारी चाची ने खुद तुम्हारी पाकीज़गी की कसम खाई थी, मगर साथ ये कहा था कि वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मुझे तकरीबन 3 लाख रुपए दिए और कहा
میں تم سے شادی کر لوں۔ اگر میں شادی نہ کرنا چاہتا تو تمہارے چچا کے سامنے جھوٹ بول دوں کہ تم میرے ساتھ وقت گزار چکی ہو۔ تمہاری چچی نے تمہاری تصویر دکھائی، جب اس نے تصویر دکھائی تو میں نے فوراً خباثت لہجے میں کہا، یہ تو بڑا مست مال رکھا ہوا ہے، مجھے اسے شادی کرنی ہے، شادی کرواؤ تب میں اس کے کمرے میں جاؤں گا۔ اور چچی کو اور کیا چاہیے تھا، وہ فوراً مان گئی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہر حال میں کروائے گی، اور اب تم میرے سامنے ہو۔ میں حیرت زدہ تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب وہم ہے، جھوٹ ہے، مگر سامنے میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، میرا بچپن کا دوست رضوان، جو بہت اچھا انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک لمحے میں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے بال آہستگی سے سہلاتا ہوا مجھے چپ کرانے لگا۔ مجھے چچا جان کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنی تھی، یہی میرا واحد راستہ تھا جس کے سامنے چچی نے مجھے برا بنا دیا تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنے کردار کو صاف ستھرا ثابت کرنا تھا۔ میں نے روتے ہوئے رضوان سے کہا، کچھ کرو، اگر چاچا جان مجھے غلط سمجھتے رہے تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی رضوان نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، میں تمہارے چاچا کے گھر جا کر ایسا کروں گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی۔ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاؤ، اپنے اور میرے بارے میں سوچو اور آرام کرو۔ مجھے واقعی آرام کی سخت ضرورت تھی۔ رضوان نے اپنا سر میرے بازوؤں پر رکھا اور آہستگی سے میرے بال سہلائے۔ اس کی ٹھنڈی آغوش میں مجھے نیند آ گئی۔ وہ واقعی میرے لیے محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ بن چکا تھا۔ میں کیا سوچ کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی کہ اس کی زندگی کو تباہ کر دوں گی۔ وہ مجھے دھوکہ دے چکا تھا، میں اس سے بدلہ لوں گی، مگر جب جو سچ مجھے معلوم ہوا تو قابل یقین حد تک مجھے سکون مل گیا۔ میری زندگی محفوظ محسوس ہونے لگی۔ ناشتے کے بعد رضوان نے کہا، اچھا سا تیار ہو جاؤ، آج ہمیں تمہارے چچا چاچی کے گھر جا کر تمہاری چچی کو ایسا صدمہ دینا ہے کہ وہ حیران رہ جائیں، اور ساتھ ہی تمہارے چچا کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔ اگر وہ تمہیں بیٹی سمجھتے تو اس وقت تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہوگا اور میری شادی ہو پائے گی، مگر تمہارے چاچا نے اتنا جلدی فیصلہ کر کے ہماری شادی کروا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کسی کی ذمہ داری لیتا ہے تو اسے پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھتیجی کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور دنیا کے سامنے تعریف کروائی، مگر جب اس کا ساتھ دینے کا وقت آیا تو منہ موڑ لیا گیا۔ میں نے رضوان کی طرف دیکھا اور سوچا، قدرت نے میرے صبر کا صلہ مجھے دے دیا تھا، میرے سارے دکھوں کا بدلہ مل گیا تھا۔ رضوان مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس نے LCD میں ایک ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں چچی رضوان کو مجھے برباد کرنے کی فیس دیتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ساری آڈیو ویڈیوز چاچا کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ چاچا چونک گئے اور انہوں نے چاچی کے منہ پر چند تھپڑ مارے اور اسی وقت چاچی کو گھر سے نکال دیا۔ چاچی نے جو میرے لیے گڑھا کھودا تھا وہی اس کے اندر گڑ گئیں۔ چاچی کی بیٹیاں گوشہ نشین رہ گئیں اور چچا کا غصہ بے پناہ تھا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ہم پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا، مگر آج انہوں نے کیا۔ چاچی روتے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ چاچا جان آگے بڑھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں تم پر یقین نہیں کر پایا، تمہیں اپنی بیٹی بنانا میری خوش نصیبی ہے، میں نے تم سے محبت کی مگر اس شریر عورت کی باتوں میں آ گیا، مجھے معاف کر دو۔ چاچا جان روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ چکے تھے اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں چاچا جان کے سینے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، چاچا جان، آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، اب آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں، میں یہ ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ چچی نے سازش کی تھی اور کوئی بھی شخص اس کی باتوں میں آ سکتا تھا، اس لیے آپ شرمندہ نہ ہوں اور مجھ سے معافی مانگ کر مجھے نہ شرمندہ کریں۔ اس کے بعد چاچا جان نے رضوان کے لیے اچھا سا ناشتہ بنوایا اور رضوان مجھے خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا۔ میں خوشی خوشی اپنی نئی زندگی گزار رہی ہوں اور ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسے ہمسفر سے نوازا جو دل کا اچھا انسان ہے۔ وقت نے چاچی کی سازش کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بے شک صبر کا پھل ملتا ہے، بشرط یہ کہ انسان صبر کرے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا منتظر رہے۔